अगस्त 1986, एप्रियामचे, जो 4 बच्चों वाला एक निर्वाह किसान है, ने उत्तर पश्चिमी कैमरून में एक क्रेटर झील न्योस से चट्टानों के खिसकने जैसी गड़गड़ाहट और एक अजीब सफ़ेद धुंध की आवाज़ सुनी। उस रात वह जल्दी सो गए क्योंकि वह बीमार महसूस कर रहे थे, जबकि हलीमा सुले, एक चरवाहा, अपने 4 बच्चों के साथ, ने भी गड़गड़ाहट सुनी। उसे यह गड़गड़ाहट कई आवाज़ों के चिल्लाने जैसी लग रही थी और उसके परिवार के फूस की झोपड़ियों के छोटे से परिसर में तेज हवा चल रही थी। अगले दिन सुबह एप्रेमचे उठा और नीचे की ओर एक झील की ओर चला गया, जहां झील का एकमात्र निकास एक झरना था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह अस्वाभाविक रूप से सूखा था। फिर उसने झील की ओर देखा तो पाया कि पूरी झील लाल रंग में बदल गई है। तब उसे आसपास के जंगलों में सन्नाटा और गाने वाले पक्षियों और कीड़ों के सामान्य सुबह के कोरस की अनुपस्थिति का ध्यान आता है। भयभीत होकर वह हलीमा सुले की चीख सुनकर झील के किनारे भागता है, जिसने दुहक और भय में अपने कपड़े फाड़ दिए हैं। वह सवाल करती है कि लोग वहां क्यों पड़े हैं और वे फिर वहां से क्यों नहीं हटेंगे। हैरानचे ने देखा कि वह किस ओर इशारा कर रही थी और उसे सुले के बच्चों, उसके परिवार के 31 सदस्यों और उनके 400 मवेशियों के शव मिले। यह झील न्योस आपदा का स्ट्रॉय है। न्योस झील कैमरून के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक क्रेटर झील है, जो देश की राजधानी याओंडे से लगभग 315 किलोमीटर या 196 मील उत्तर पश्चिम में है। ज्वालामुखी गतिविधि की कैमरून रेखा के साथ स्थित न्योसोकू ज्वालामुखी मैदान में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के किनारे ऊंची एक गहरी झील है। झील का पानी ज्वालामुखीय बांध द्वारा रोका जाता है। झील के आसपास के गांवों में चा, न्योस, मुंजी, जिंगबे और सुबुम शामिल हैं, और इन गांवों में हजारों लोग रहते हैं। हालांकि न्योस झील एक विलुप्त ज्वालामुखी के अंदर स्थित है, इसके नीचे मैग्मा लगातार बहता रहता है। झील के ठीक नीचे लगभग 80 किलोमीटर दूर मैग्मा का भंडार है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित गैसें उगलता है, जो पानी में रिसकर कार्बोनिक एसिड में बदल जाती है और इसलिए विस्फोट होने का खतरा है। और बहुत ही दुर्लभ मामलों में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड झील के गहरे पानी से अचानक फूट सकती है, जिससे एक गैस बादल बन सकता है जो वन्य जीवों, पशुओं और मनुष्यों को दम घुटने में सक्षम बना सकता है। कुछ ऐसा जिसने 21 अगस्त 1986 को गांव के सभी लोगों को तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिसके कारण फंसी हुई कार्बन डाइऑक्साइड फट गई। न्योस झील के ऊपर भारी मात्रा में कोदो निकली। क्योंकि कोदो ऑक्सीजन से सघन है, कोदो के जहरीले बादल नीचे की ओर लुढ़कते ही लोअर न्योस और आसपास के अन्य गांव शुद्ध हो गए। न्योस झील से कार्बन डाइऑक्साइड ने उन सभी का दम घोंट दिया था। सभी ग्रामीणों ने पिछली शाम को एक अलग तेज आवाज सुनी थी, जो गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। केवल एक बार। तेज आवाज से किसी को कोई चिंता नहीं थी। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि गांव में त्रासदी आ चुकी है। विस्फोट से लगभग 100,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अचानक उत्सर्जन शुरू हो गया। गैस का बादल शुरू में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठा और फिर हवा से भारी होने के कारण झील के 25 किलोमीटर के दायरे में आसपास के गांवों में पहुंच गया, जिससे लोगों और मवेशियों का दम घुट गया। इस घटना में संभवतः सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अन्य ज्वालामुखीय गैसों के साथ कोदो का उत्सर्जन शामिल था, क्योंकि कुछ जीवित बचे लोगों ने बारूद या सड़े अंडे की गंध की सूचना दी थी। हालांकि झील के पानी के नमूनों में कोदो एकमात्र गैस पाई गई, जो दर्शाता है कि यह प्रमुख गैस थी और घटना का मुख्य कारण थी। न्योस झील में कुल मिलाकर लगभग 1,800 लोगों
और 3,500 पशुओं की जान चली गई और हर जगह मृत जानवरों का ढेर लग गया। पास के जंगल से कोई आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि गैस के बादलों के कारण हर जानवर मर गया था। कई पीड़ितों को ठीक उसी जगह खोजा गया जहां वे रात के 9 बजे रहे होंगे, जिससे पता चलता है कि उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। खाना पकाने की आग के पास, बिस्तरों और दरवाजों के आसपास लाशों का ढेर लगा हुआ था। एक दिन से अधिक समय तक बेहोश पड़े रहने के बाद कुछ लोग अंततः जाग गए। उन्होंने पाया कि उनके परिवार के सदस्य मर गए थे और दुख में उन्होंने अपनी जान ले ली। विस्फोट के बाद जीवित बचे कई लोगों का इलाज राजधानी याओंडे में किया गया और शुरू में माना गया कि सल्फर आधारित गैस विषाक्तता हुई थी, जिससे जलन, खांसी और श्वासावरोध हुआ। साक्षात्कारों और पैथोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला कि पीड़ित तेजी से चेतना खो बैठे और को दो दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। गैरघातक को दो संवेदी मतिभ्रम पैदा कर सकता है और जीवित बचे लोगों की त्वचा पर घाव, दबाव घाव या गर्मी के संपर्क में थे। गर्म गैसों के संपर्क में आने से रासायनिक जलन या फ्लैश बर्न का कोई सबूत नहीं मिला। न्योस आपदा की खबर दुनिया भर में फैल गई, जिससे वैज्ञानिक न्योस में इकट्ठा हो गए, जिनमें फ्रांसीसी ज्वालामुखी विज्ञानी, जर्मन, इतालवी, स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी रोग विज्ञानी, भूवैज्ञानिक और रसायनज्ञ शामिल थे। जॉर्ज क्लिंग, एक लिम्नोलॉजिस्ट, सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी दूसरी यात्रा कर रहे थे। जगह: इससे पहले वर्ष में उन्होंने नाव तक पहुंच की कमी के कारण किनारे से न्योस के पानी का नमूना लिया था, क्योंकि उथले पानी में गहराई में खतरनाक गैस का कोई संकेत नहीं मिला था। कैमरून सेना ने मानव पीड़ितों और हजारों मृत मवेशियों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया था। भारी बारिश ने पहले से ही खराब स्थिति को और खराब कर दिया। वैज्ञानिकों ने पानी के नमूने एकत्र करने और सुरागों की जांच करने के लिए न्योस में इन्फ्लेटेबल डिंगीज का उपयोग किया। कुछ ने मान लिया कि पानी के नीचे ज्वालामुखी फट गया है, जबकि अन्य ने अज्ञात प्राकृतिक खतरा मान लिया। वैज्ञानिक अगले कुछ हफ्तों और महीनों में न्योस कथा को एक साथ जोड़ देंगे। पिछली ज्वालामुखी गतिविधि और साथ ही वर्तमान गतिविधि से कार्बन डाइऑक्साइड ने पिछले कुछ वर्षों में झील को धीरे धीरे संतृप्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के नीचे के झरने गैस को ऊपर की ओर और झील के गहरे पानी में ले जाते हैं, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। ऊपर झील के पानी के दबाव से वहां गैस बनती है। यह उसी तरह है जैसे सोडा की बोतल का ढक्कन को दो को एक साथ एकत्रित होने से रोककर सोडा को जमने से रोकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टानों के झील से टकराने, भूस्खलन के कारण विस्फोट हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त पानी ऊपर की ओर विस्थापित हो गया, जिससे घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनने लगे और अधिक गैस युक्त पानी आकर्षित हुआ। विस्फोट के कारण लौह युक्त पानी का निर्माण हुआ, जो सतह पर ऑक्सीकृत हो गया और झील लाल हो गई। झील का विस्फोट हिलती हुई सोडा की बोतल की तरह था, जिससे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान हुआ और आसपास के गांवों में हजारों लोग और जानवर मारे गए। कैमरून की पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि न्योस के आसपास की झील लंबे समय से विनाश से जुड़ी हुई है। झीलों को पूर्वजों और आत्माओं का घर और कभी-कभी मृत्यु का स्रोत माना जाता है। कुछ जातीय समूहों, जैसे बाफमेन, ने आपदा से बचाव के लिए झीलों के पास ऊंची जमीन पर घर बनाए हैं। हालांकि लगभग 60 साल पहले अन्य समूह इस क्षेत्र में जाने लगे, जैसे फुलानी, जो न्योस की निचली ढलानों पर बस गए। 1980 के दशक तक झील के पास की आबादी कई हजार थी और तेजी से बढ़ रही थी। कुछ बाफमेन भी स्थानांतरित हो गए थे। इसी तरह की एक घटना, हालांकि छोटे पैमाने पर, न्योस में तबाही से 2 साल पहले 15 अगस्त 1984 को न्योस से लगभग 60 मील दक्षिण में एक हड्डी के आकार की क्रेटर झील मोनोन में घटी थी।
मोनोन खेत से घिरा हुआ है और इसके साथ साथ एक सड़क भी चलती है। यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। एक ग्रामीण सुबह होने से ठीक पहले उत्तर की ओर नजिंदौन शहर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक पिकअप ट्रक खड़ा था और वाहन के बगल में एक स्थानीय कैथोलिक पादरी लुई कुरेआप का निर्जीव शरीर था। उसके बाद उसकी नज़र एक और लाश पर पड़ी। एक आदमी का शव अभी भी एक टूटी हुई मोटरसाइकिल के ऊपर रखा हुआ था, इतना कमजोर हो जाने के बाद कि वह अपनी बाइक पर नहीं चल सका, वह पैदल ही चल पड़ा। वह फंसी हुई कारों के अंदर कई मृत लोगों और मृत जानवरों के झुंड के पास से गुजरा। उस समय उस संकरी सड़क पर मौजूद 37 लोग मारे गए। आपदा के बारे में अफवाहें तुरंत उठीं। कुछ लोगों ने कहा कि षड्यंत्रकारी तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं या शायद सरकार ने कोई रासायनिक परीक्षण किया है। शोधकर्ताओं ने कई विकल्पों की खोज की, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए बम विस्फोट करना, गैस को बेअसर करने के लिए झील में बड़ी मात्रा में चूना डालना और गैस से भरे पानी को निकालने के लिए तल में सुरंग खोदना शामिल है। अंततः उन्होंने एक कमतकनीकी समाधान पर निर्णय लिया, एक नाली जो झील की सबसे गहरी पानी की परत से सतह तक चलेगी और धीरे धीरे गैस छोड़ेगी ताकि यह वायुमंडल में तेजी से और सुरक्षित रूप से फैल सके। वैज्ञानिक न्योस और मोनोन झीलों का अध्ययन करने और भविष्य में आने वाले आगंतुकों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैमरून की लगातार यात्राएं कर रहे हैं। झील की गहराई के परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का संचय तेजी से बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मोनोन और न्योस परतें कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त हो सकती हैं और कोई भी झील किसी भी समय फट सकती है। इन दिनों झील की नष्ट हो रही प्राकृतिक दीवार चिंता का एक और कारण है। भूवैज्ञानिक भूकंप के कारण यह प्राकृतिक तटबंध ढह सकता है, जिससे नाइजीरिया में निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों में पानी भर जाएगा और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हमें लेक न्योस आपदा के बारे में बस इतना ही पता चला और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं। और यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।